मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। आज हम आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत यूरोप का जो पुनर्जागरण है उसमें विज्ञान के क्षेत्र में जो हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, क्योंकि अब मनुष्य धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर मिला है। मानववाद से बौद्धिकता का विकास हुआ है, दार्शनिकों का विचार प्रणाली परिवर्तन हुआ है और भविष्य के विषय में सोचने लगे हैं। राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, नवीन सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण वैज्ञानिक विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला है। नए देशों की खोज, नई दुनिया के साथ साथ नया दृष्टिकोण भी बना है और पुनर्जागरण काल में विद्वान तर्क की कसौटी के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करने लगे हैं और इसीलिए विज्ञान की उन्नति संभव हुई है। यानी अब पुरानी कही हुई बातों पर न चल करके और अब तर्क के आधार पर ज्ञान को स्वीकार करना शुरू किया है। और इसमें सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी बेकन नामक जो विद्वान थे, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए लिखा है कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रेक्षण और प्रयोग से ही हो सकती है। बेकन के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे पहले घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए और संसार में जो चारों ओर गठित हो रही है उन पर स्वयं को एक तरह से प्रसन्न करके उनका घटनाओं किस कारण हो रही है उनका संभावित कारणों का अध्ययन करके और उन पर तर्क वितर्क और प्रयोगात्मक प्रयोग करके और जो आखिरी में जो निष्कर्ष निकले उसे वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उन निष्कर्षों को हमें जनता के सामने, विद्वानों के सामने रखना चाहिए और उनमें जो तर्क वितर्क के आधार पर जो सत्य हो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से अब पुराने पद्धति को त्याग कर एक नए रूप से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे दूसरी शताब्दी के जो विद्वान थे टालमी, उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी विश्व का केंद्र स्थित है। लेकिन 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी तो एक उपग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। और ये किस आधार पर निकाला उन्होंने? परीक्षण और गणना के पश्चात ही कोपरनिकस ने यह निष्कर्ष निकाला। लेकिन चूँकि ये बात धर्म अधिकारियों के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि वो तो अभी तक यही कह रहे थे कि हमारा पृथ्वी इस तरह और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। तो धार्मिक विद्वानों ने कोपरनिकस की घोर आलोचना की, क्योंकि यह सिद्धांत बाइबल के वक्तव्य के अनुकूल भी नहीं था। परंतु जब इटली के विद्वान जाइडिनी ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन कर दिया और उनके विचारों का प्रसार किया, तो रोम के धर्म अधिकारियों ने उसे जिंदा जला दिया। मतलब आप देखिए कि एक सत्य बात कहने पर उस विद्वान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो धर्म अधिकारियों के अनुकूल नहीं था। जर्मन खगोल शास्त्री जॉन केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत को गणितीय प्रमाणों से पुष्टि की और उन्होंने ये बताया कि सूर्य ग्रहण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उनका पथ दीर्घवर्तीय होता है। इसी तरह इटली का जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक था
गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकारा और एक टेलीस्कोप के द्वारा उन्होंने स्वयं ने सूर्य, तारों और ग्रहों को देखा। तो इस तरह से गैलीलियो ने अरस्तु के सिद्धांत के विपरीत ये सिद्ध कर दिया कि गिरते हुए पिंडों की गति उनके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहाँ से वो गिर रहे हैं। इसी युग के इटली के महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे खगोल विज्ञान को काफ़ी प्रभावित किया। उसने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खींच चली आती है। इस युग में खगोल विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, रसायन, भौतिक एवं गणित शास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलती है। नीदरलैंड के विद्वान बेसिलियस ने औषधि और शल्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया और उन्होंने मानव शरीर की बनावट नामक अपनी प्रमुख पुस्तक भी इसके बारे में लिखी। इसी तरह इंग्लैंड वासी विलियम हार्वे ने पशुओं पर अध्ययन किया और परीक्षण और प्रयोग के आधार पर रक्त प्रवाह के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रसायन क्षेत्र में भी पैरासेल्स, हेलमोंट आदि का विशेष योगदान रहा है। पैरासेल्सस ने रसायन और चिकित्सा शास्त्र के निकट संबंध बताए गए हैं। हेलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज की है। इसी तरह से गैलीलियो ने पेंडुलम के सिद्धांत तथा वायु माप यंत्र का आविष्कार किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिकों ने शंका, परीक्षण और प्रयोग के आधार पर उस विधि को आविष्कृत किया है जिसका वर्तमान समय में भी प्रयोग हो रहा है और यह इस युग के आविष्कार के नवयुग की आधारशिला रखी है और मनुष्य जीवन को बेहतर बनाने या उन्नत करने की दिशा में पहल थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अब हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण काल का महत्व, कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, इससे क्या लाभ मिला। हम पुनर्जागरण काल के महत्व का विश्लेषण कर कुछ बातें स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुनर्जागरण काल में प्राचीन प्रेरणाओं पर आधारित एक ऐसा प्रयोग आरंभ किया जो उस युग की परिस्थितियों से सामंजस्य कर साथ ही नितांत मौलिक और प्रगति की दिशा तलाशी गई। सर्वप्रथम इसमें मनुष्य की महत्ता को अवगत किया, यानी अब पुनर्जागरण काल के अधिकांश विद्वानों ने मानव संसार को अति सुंदर एवं समृद्ध बनाने की शिक्षा दी, जिससे भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। नंबर 2, पुनर्जागरण काल ने तर्क और विवेक को प्रतिष्ठापित किया तथा पुरानी धार्मिक विचारधारा और परंपराओं को झकझोर कर दिया ताकि उनको उसी रूप में नहीं माने। उन पर तर्क और विवेक के आधार पर प्रमाणित होने पर ही उन पर विश्वास किया जा सकता है। पुनर्जागरण काल में धर्म सुधारकों की भूमिका भी तैयार हो गई, यानी जो धर्म सुधार हुए हैं यूरोप में, उसकी आधार पुनर्जागरण ही था। पुनर्जागरण काल में नई खोजों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विवेचना ने धर्म ग्रंथों में बहुत से सिद्धांतों और पहले से चले आ रहे धार्मिक विश्वासों को हिला कर रख दिया। तो अब लोगों का धर्म पर भी उस रूप में विश्वास नहीं रहा और वो अब उस में परिवर्तन लाने की सोचने लगे। चर्च और राज्य के बीच में पृथकता की कल्पना की गई। अब से पहले तो चर्च और राज्य को
एक ही माना जाता। जो चर्च कह रहा है वो एक तरह से राजा ही कह रहा है। लेकिन अब नहीं, अब ये हुआ कि धर्म के क्षेत्र में चर्च सर्वोच्च है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है उनमें राजशक्ति ही सर्वोच्च रहेगी। और ये दोनों एक नहीं है, ये पृथक पृथक है। और इस तरह से जो कैथोलिक चर्च का एकाधिकार था वो अब टूटने लगा। अनेक सरल संप्रदायों का जन्म हुआ और इसी से एक विभाजन रेखा हो गई कि धर्म का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में अब उतना नहीं रहा और नवीन धर्म सुधार शुरू हुए। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई, राष्ट्र को महत्व दिया जाने लगा और उनके प्रति स्वामी भक्ति भी होने लगी। देशी भाषाओं का विकास। इस युग में जो अन्य अलग अलग राज्यों की जो देशी भाषाएं थी उन भाषाओं का भी हम विकास देखने को मिलता है। तो इस तरह से अंत में हम ये कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण काल ने जिस प्रवृत्ति की शुरुआत की तथा जिन्हें स्थापित किया वो आगे आने वाले समय का आधार बनी। तो इस तरह से पुनर्जागरण काल ने मनुष्य को एक नई गति, एक नई दिशा प्रदान